जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार काशी आए व 5वीं बार मां गंगा की आरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के इस दौरे पर गंगा सेवा निधि के प्रधान अर्चक आचार्य रणधीर पांडे के नेतृत्व में 9 ब्राह्मणों द्वारा मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन कराया गया। देश के 140 करोड़ लोगों के सुख समृद्धि व देश की उन्नति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार मां गंगा की महाआरती में शामिल हुए। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा द्वारा प्रधानमंत्री के स्वागत में विशेष मोमेंटो भी दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर व काशी के घाट एवं बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के विकास को दर्शाया गया है। इस दौरान गंगा सेवा निधि के सचिव सुरजीत सिंह द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत मोमेंटो प्रसाद देकर किया गया। प्रधानमंत्री के आगमन पर गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन शुक्रवार को पूरे जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन काशी विश्वनाथ धाम के शंकराचार्य चौक एवं गंगा निकास द्वार पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री डॉक्टर ए.के. शर्मा रहे। उन्होंने कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, नोडल अधिकारी एमडी पेयजल मिशन ग्रामीण डीसीपी काशी के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर ए.के. शर्मा ने कहा कि हर साल 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आता है। यह वैश्विक परिघटना भारतीय प्राचीन योग पद्धति तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहन प्रभाव को मान्यता देती है। योग स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है जो स्वास्थ्य, व्यायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने योगाभ्यास किया। स्वागत संदेश कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने किया। योग प्रशिक्षक मनीष पांडे, रीता जायसवाल, शिखा वर्मा ने योग कराया। डॉक्टर दीपिका दवे ने योग प्रोटोकॉल का संचालन किया। धन्यवाद ज्ञापन मुख्य विकास अधिकारी ने किया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट द्वारा इस धाम में योग कार्यक्रम की व्यवस्था बहुत सुनियोजित ढंग से की गई थी। आयुर्वेद विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की प्राचार्य अपने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों के साथ प्रतिभाग किया। मंच संचालन आशुतोष पांडे ने किया। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरा काशी आना हुआ। भगवान विश्वनाथ के दिव्य और भव्य धाम में हजारों योगार्थियों के साथ उन्होंने योगाभ्यास किया। योगासन के अनेक फायदे हैं। शारीरिक, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए इससे आसान, इससे निःशुल्क कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए इसका प्रचार प्रसार जितना भी हो वो कम है। काशी विश्वनाथ मंदिर में साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या और आय में रिकॉर्ड वृद्धि होती जा रही है। श्री बाबा विश्वनाथ के दरबार में सुगमता से दर्शन और सुविधाओं के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अन्य शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी ने भी काशी का समग्र विकास करते हुए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावाया है। जनवरी से मई 2023 के सापेक्ष 2024 में इस अवधि में शिव भक्तों की संख्या में 48.23% की वृद्धि हुई है। वहीं इस अवधि के दौरान बाबा की आय में भी 33% का इजाफा हुआ है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि 1 जनवरी से 31 मई 2023 तक 1,93,32,791 श्रद्धालुओं ने बाबा का दर्शन किया था, जबकि वर्ष 2024 में 1 जनवरी से 31 मई तक कुल 2,86,57,473 श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के चौखट पर हाजिरी लगाने पहुंचे थे। 2023 के मुकाबले वर्ष 2024 में 93,24,682 श्रद्धालु अधिक पहुंचे। मिस्र के मुताबिक इस अवधि के दौरान बाबा की आय में भी 33% की वृद्धि हुई है। 1.93 करोड़ श्रद्धालु जो गत वर्ष आए थे, उनके सापेक्ष इस वर्ष 2.86 करोड़ श्रद्धालुओं ने श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए हैं। इसी प्रकार आय में भी 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में निरंतर सभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जर्मन हैंगर्स, मिस्ट फैन, शीतल पेयजल, शीतल शरबत, ORS इत्यादि की व्यवस्था की गई। चिकित्सा सुविधाएं भी लगातार उन्नत व्यवस्था में प्रदान की जा रही हैं। लगभग 16 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों ने श्री महादेव जी के दर्शन किए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित किसान सम्मान सम्मेलन में 18 जून को जो ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बहुप्रतीक्षित 17वीं किस्त जारी की तो किसानों और उनके परिवारजनों की बाँछें खिल गईं। इस संबंध में जानकारी देते हुए वाराणसी एवं प्रयागराज परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल श्री कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि विभिन्न बैंकों के अपने खातों में प्राप्त डीबीटी राशि को किसान घर बैठे डाकिया और ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसके लिए किसानों को किसी बैंक की शाखा या एटीएम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। देश के किसी भी बैंक में स्थित मोबाइल और आधार लिंक्ड खाते से घर बैठे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से एक दिन में 10,000 तक की निकासी निकाली जा सकती है। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का। प्रदेश सरकार ने भूमिहीन तथा लघु सीमांत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भेड़ और बकरी पालन योजना शुरू की है। शामली जनपद को इस योजना की गाइडलाइन और लक्ष्य भी दे दिए गए हैं। भेड़ अथवा बकरी पालन शुरू करने पर आने वाली लागत में 90% का अनुदान राज्य सरकार देगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पशुपालन विभाग में आवेदन कर सकते हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चंद्रभानु कश्यप ने बताया कि बकरी पालन की बात करें तो 5 मादा और एक नर खरीदने पर 42,000 रूपए अनुमानित लागत का आकलन किया गया है। इसमें भूमिहीन मजदूर, विधवा, निराश्रित महिला और कोविड महामारी में प्रभावित ही आवेदन कर सकते हैं। योजना के अनुसार पालन शुरू करने में आने वाली लागत का 90% अनुदान राज्य सरकार लाभार्थी को देगी। उन्होंने बताया कि ऐसे ही भेड़ पालन के लिए भी 42,000 रूपए की अनुमानित लागत आंकी गई है। इसके लिए 20 भेड़ मादा और एक नर की खरीद के लिए अनुमानित लागत 1.70 लाख रूपए आंकी गई है। इनके पालन के लिए भी सरकार 90% का अनुदान लाभार्थी को देगी। आवेदक आगामी 10 जुलाई तक पशुपालन विभाग में अपने दस्तावेज और प्रपोजल देने होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए 15 जुलाई अंतिम तारीख है। शामली जिले में निदेशालय से मिले निर्देश पर जिला कृषि विभाग ने किसान पाठशालाओं का आयोजन शुरू कर दिया है। इसके तहत कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने शामली में दलहन, संकर मक्का की खेती, प्राकृतिक खेती, पराली प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य आदि पर किसानों के साथ चर्चा की। नगर के प्राथमिक विद्यालय में किसानों को उपनिदेशक कृषि प्रमोद कुमार और जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने जागरूक किया। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि प्रतिदिन ग्राम पंचायत भवनों और विद्यालयों में किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। शामली जनपद में वन विभाग की ओर से पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के लिए अनूठी पहल की है। वन विभाग अब देवता वन वाटिका बनाने जा रहा है। झिंझाना के शिव मंदिर में वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें हरी संकरी, बरगद, पीपल, पिलखन को प्राथमिकता पर लगाया जाएगा। डीएफओ डी.के. सिंह ने बताया कि देवता वन वाटिका का प्रस्ताव बनाकर शासन में भेज दिया गया है। अनुमति मिलते ही जुलाई में पौधरोपण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि देवता वन वाटिका के बाद रक्षा प्रबंधन वाटिका भी बनाई जाएगी। शामली जिले में संचालित अवैध स्कूलों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने अवैध विद्यालयों की सूची तैयार कर 17 विद्यालयों को नोटिस जारी किए हैं। इन विद्यालयों के पास किसी भी बोर्ड की मान्यता नहीं मिली है। दरअसल हाईकोर्ट के ऐसे विद्यालयों पर सख्त रवैये के कारण शामली बीएसए कुमारी कोमल ने जिले की 5 बीईओ को अवैध विद्यालयों की सूची मांगी थी। जाँच के बाद जिले में 17 स्कूल अवैध मिले हैं। शामली जिले के किसानों और उत्पादकों के लिए यह अच्छी खबर है। शामली जनपद में बनने वाले गुड़ को लंबी जद्दोजहद के बाद जीआई टैग मिल गया है। इससे स्थानीय गुड़ की घरेलू बाजार के साथ ही विश्व बाजार में भी कीमतों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी है। जिले के हजारों गन्ना किसानों को आय बढ़ने के साथ ही विश्व पटल पर शामली की दस्तक हो सकेगी। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से जीआई टैग को आवेदन किया था। इसमें लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद जनपद शामली का गुड़ उत्पाद को जीआई टैग मिल सका है। उपायुक्त उद्योग जैस्मिन ने कहा, जनपद शामली में गुड़ का उत्पादन अच्छा होता है। ये पूरे रीजन में जिसमें कि 6 जनपद शामिल हैं, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत। इन 6 जनपदों को में हो रहे गुड़ को जीआई टैग मुजफ्फर गुड़ के नाम से दिया गया है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सभी गुड़ उत्पादन कर रहे कृषकों और व्यापारियों से निवेदन है कि वो जीआई टैग के लिए आवेदन करें, ताकि वर्ल्ड ओवर में जहाँ से भी जो भी गुड़ खरीदे मुजफ्फरनगर गुड़ नाम से खरीदे और उसको जानकारी हो जाए कि ये सही जगह से ही खरीदा गया है।
शामली जनपद के 2,19,098 कार्ड धारकों की हर यूनिट का फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। यह तिथि 30 जून रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके तहत मुखिया का संबंध या फिर राशन कार्ड में दर्ज मोबाइल ठीक नहीं है या बदलवाना है तो इसे भी करवाया जा सकेगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।